मैडम आपने आर्गुमेंट मैडम मैं आर्गुमेंट प्रेजेंट करना चाहूँगा और उसके साथ में मैं कुछ साइटेशन भी है वो प्रेजेंट करना चाहूँगा मैम। आई होप कि मेरी फ़ाइल आपके पास होगी मैम, शायद यहाँ रखी थी। ओके मैम, पेज नंबर 34 अनेक्शर P7 मैंने पुलिस ऑफिसर को, वाकड़ पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन लिखा था कि FIR रजिस्टर कीजिए, जिसका कॉपी उन्होंने मुझे दिया था और ये उसका स्टैम्प है मैम। ये आपने देखा था मैम, मैंने पिछले आर्गुमेंट में दिखाया था। और अनेक्शर P6 अनेक्शर P6 कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे cp.pune@mahapolice.gov.in ऑन बिहाफ ऑफ CP पुणे महाराष्ट्र पुलिस CP पुणे। ये भी है जो मई 3, 2017 को कमिश्नर ऑफिस से मुझे रिप्लाई किया गया। ये एविडेंस और रिप्लाई मैंने आपको सबमिट किया था मैम। और जब मैंने मेल भेजा था तो मैंने मेल भेजा था CP पुणे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे, एडिशनल CP क्राइम पुणे, ACP पिंपरी पुणे, क्राइम कॉम्प पुणे, वेब पुलिस .पुणे। वेब पुलिस में SP को भी जाता है मैम। तो पेज नंबर 32 में ये है। आपने दोनों चीज़ों को मैं आपको दिखा दिया हूँ मैडम। अब मैं आर्गुमेंट स्टार्ट करना चाहूँगा। उसके पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। सर मैडम को मैम, उसमें एक कॉपी है मेरा रिटर्न आर्गुमेंट फॉर इशूइंग समन टू एक्यूज्ड। एक कॉपी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेज इज रेडी टू गो लाइव सेंटर म्यूट्स ए टीवी चैनल। एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और एक है साइटेशन ऑनरेबल PL पाल सिंगनकर पुणे फैमिली कोर्ट, उनका साइटेशन है मैम। मैं प्रोसीड करूं? ये जो कंप्लेन है RCC 176 ऑफ 2018 ऑनरेबल JMFC कोर्ट पिंपरी पुणे में, कंप्लेनेंट आई मीन पिटिशनर इन पर्सन, कंप्लेनेंट इन पर्सन और एप्लीकेंट इन पर्सन जयेंद्र साहू, यानी मैं कई जगह मेरा नाम जय साहू भी लिखा हुआ है। एक्यूज्ड 1 राम अवतार साहू, एक्यूज्ड 2 सीमा साहू। ये जो कंप्लेन है ये अराइज हुआ है क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन 573 of 2017 as the court granted liberty to proceed the matter under section 200 of CRPC by order dated 1st March 2018. Para number 1 written argument. Ma'am, do you agree with this? I mean, आप एग्री कर रहे हैं ना ये चीज़ से? एग्री कर रहे हैं, मतलब वो मैं अभी आपको कैसे बता सकती हूँ? ये तो फैक्ट है, जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है मैम।
If it is a part of record, it will be on record. Okay. To argue on that. Okay. That in the order on criminal miscellaneous application 573 of 2017 dated 1st March 2018, para number 3, last 4 lines, after perusal of annexure P7 and annexure P6, it is not clear that whether the alleged complaints made to the concerned police station or commissioner of police were received by them or not. In the entire application and written notes of arguments, there is no whisper of compliance of section 154 of CRPC. मैडम ये आपने लिखा था. फ्रैंकली स्पीकिंग मैडम, ये आपने झूठ लिखा था. Don't argue like that. What you are arguing? सच बोल रहा हूँ मैं. So if you are agreed by this order, go and challenge. नो the नो order. मैम, नो मैम, आपको बताना भी जरूरी है मैम. क्या झूठ था? Not need to tell me. अभी आप Not need to tell me. Do you know what is the compliance of section 154? आप बता दीजिए उसमें कहाँ पे Why लिखा should है? I am not your advocate to advise you. यस, मैंने पढ़ा है और उसमें किसी भी कंप्लेनेंट को ये नहीं कहा था. Now you have to argue on section 202. Argue on that aspect only. आप गलती करें उसकी सजा मैं कैसे पाऊँ Why मैडम? should I? If you are agreed, go and challenge the order. लेकिन- Don't argue before me. If you don't, if ये you तो want to argument argue on है. that, don't argue. ये तो I will आर्गुमेंट argue है. the matter. ओके, तो मैं 2.1 पे आता हूँ मैम. पैरा नंबर 2.1. And if you are given the written argument, don't read it. I will read it. नो मैम, I मैं will read it. The मैं- written argument. Show एक- me the provision. If written argument is fine, you can argue orally. आप मुझे शो कर दीजिए कि रिटर्न आर्गुमेंट रहता है तो वहाँ पे आप वर्बल Why नहीं should दिखा I? सकते. It is your argument. It is not argument. I will write in my order whether there is provision or not. अभी आपने कहा Once written argument is fine, there is no need to argue orally. नहीं मैम, मैं आर्गुमेंट करना चाहूँगा. ठीक है, मैं रिटर्न आर्गुमेंट वापस ले लेता हूँ. Don't read this before me. मैं रिटर्न आर्गुमेंट वापस ले लेता हूँ, लेकिन मैं आर्गुमेंट देना चाहूँगा. So argue orally and argue on section Facts. 202 and 204 only. If you are giving the argument for issuance of process under 204, so argue on that only. ओके, Don't show me my orders. ठीक. If you are agreed, go to the district court. मैम मुझे That's आपसे why I am telling that you मुझे since आपसे- beginning. मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है मैम, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है मैम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्योर जस्टिस होना चाहिए. Whether there is acknowledgement of the court, police, show me. यस, Don't बिल्कुल show me your documents on my record. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप मुझे दिखा दीजिए. Show me. अगर नहीं ना तो I will initiate the process. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल. अनेक्शर P6, अनेक्शर P6 खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ Show से. me the acknowledgement. Do you understand the meaning यस, of एक्नॉलेजमेंट. यस, Show me the एक्नॉलेजमेंट. acknowledgement. एक्नॉलेजमेंट ये पुलिस ने खुद रिप्लाई किया है कमिश्नर ऑफ पुलिस से. प्लीज कांटेक्ट. What is the evidence that it is required by police? अगर आपको डाउट था तो आप CRPC 91 कर देते, क्योंकि कोर्ट का काम है. Why should I? Ma'am. In CRPC there is no provision inherent power to the court. मैं अभी दिखाता हूँ, मैं अभी एक्नॉलेजमेंट अभी दिखाता हूँ ऑनलाइन लॉग इन करके. आपने पूछा ही नहीं. Why should I ask? ये कोर्ट का काम है ट्रूथ को. Don't tell me my duty. झूठ बोल रहे हैं मैम. Don't tell me my duty. Adjust करा रोजनामा में नाम लिया. नो मैम, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि साइटेशन में साफ लिखा है, साइटेशन में साफ लिखा है कि ए शनमुगम वर्सेस अरिया क्षत्रिय के साइटेशन में साफ लिखा है कि कोर्ट का काम है सच्चाई को पता लगाना. तो क्या वही करके आपकी केस लेके बैठू 91, 97, 202, 200 तो नो नो नो, मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ. आपके लैपटॉप कंप्यूटर में लॉगिन करके मैं दिखा सकता हूँ. मैं रिजेक्ट किया है ऑनलाइन. कैमरा का भी रिजेक्ट किया है और ये भी रिजेक्ट किया और मैंने उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर पास की हुई है कि यू हैव नो राइट टू पास द ऑर्डर अगेंस्ट द कोर्ट. बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ. इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यू वांट टू क्रिटिसाइज गो टू द हायर कोर्ट. नो 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 मैम, इसमें साफ लिखा, whether you can criticize my own order. यहाँ पे लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स. वो मत दिखाओ मुझे. वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए नहीं होता, वो पार्टीज और एडवोकेट्स के लिए होता है. हाँ, इसमें सेक्शन 4 में लिखा है. एडजस्ट करेंगे मैम. क्यों एडजस्ट कर रहे हैं मैम? ये तो इनजस्टिस हुआ. मैंने सारा- आपको स्ट्रिक्टली बताया है इफ यू वांट टू आर्ग्यू आर्ग्यू ऑन 204 एंड 202 एक्सेप्ट दैट डोंट अटर अ सिंगल वर्ड. ठीक है, ठीक है, मैं प्योरली उस पर बेसिस करता हूँ और मैं डायरेक्टली सीधा पॉइंट नंबर नहीं
मैम मैं एविडेंस मैं I have already taken it on record. So don't read from this. तो मैं डायरेक्टली एविडेंस आपको दिखा देता हूँ मैम, जिससे मेरा काम है कोर्ट को असिस्ट करना, आपका काम इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के लिए मेरा काम आपका है। काम नहीं है. It is your duty to just put up your case. There is no need to assist the court. You are not the officer of the court to assist me. लेकिन मैं पार्टी हूँ Just, मैम। हाँ, you are not advocate. That only I am telling. Hmm. Advocate is the only person who can assist the court. Since beginning, Mr. Sahu, I am tolerating you, and time and again I am telling you what is the provisions of law. मैं एग्जैक्ट Just एविडेंस show me the evidence Sure. tendered by you is sufficient to issue process against the accused. श्योर And मैम, which be named by you. श्योर That मैम, is the only argument. श्योर मैम। मैं पॉइंट नंबर पैरा नंबर 4 And the आपको words and whatever you have written in this, on the last occasion when I passed the order, I have specifically mentioned that whatever you are written with your written arguments, be careful about that. On the last occasion also you have written about the High Court and Supreme Court. तो उन्होंने On गलत that किया। occasion also I told you. ठीक है, Being मैं late, I डायरेक्टली have considered you. मैं एविडेंस पे बात करता हूँ मैम, और एग्जैक्ट एविडेंस। These paragraphs, what you have written in this, delete those paragraphs. ठीक है मैम, मैं अभी उसको पेन से काट देता हूँ। Delete those paragraphs and sign them. श्योर, मैं एविडेंस पर पॉइंट पैरा नंबर 4 पे जाता हूँ मैम। Evidence. एकदम Don't evidence. make your argument. एकदम एविडेंस, आर्गुमेंट, प्योरली आर्गुमेंट। Evidence tendered. Do you understand the meaning of 204? Have you gone through that provision? यस मैम, So what is 204? मैं अभी दिखा देता हूँ मैम, लैपटॉप चालू करके। क्यों? आपने पढ़ा है ना? पढ़ा है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। नहीं. By heart I know that what is the provision of law. हम्म, It is for you to learn first and then argue. I am telling you the same. Every day I am telling you the same. No need to go through the book also. ठीक है, मैं डायरेक्टली एविडेंस पे बात करता हूँ मैम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए इंक्वायरी, रिफॉर्म एंड जस्टिस पे होना चाहिए। मैं उसी पे You are not arguing the PIL. You are arguing your own case. Please stick up with that. You are the representative of the people. Are you here for the PIL? नो, So why are you doing that work again and again? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल Don't 50 tell me that. I am उसमें telling लिखा है you. मैम, You are not arguing PIL. लेकिन उसमें एवरी सिटीजन की ड्यूटी लिखी है मैम। So follow that duty and argue your own case. Have you anybody appointed you to argue that for my argument I am appointing Mr. Sahu and you will argue on behalf जी of जी, me? मैं जितना डायरेक्ट एविडेंस पे तक आता हूँ, ओनली पैरा नंबर 1, 2 को आप काट दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। डायरेक्टली पैरा नंबर 3 पे आ जाता हूँ मैं। सकते हैं सर। Initial what you are having, initial and this question is related from the argument. Answer भी होंगे आपके करो कितना? मैम मैं विलिंग हूँ कि ये प्रूव कर सकूँ कि ऑफेंस जो है अबव मेंशन एक्यूज ने किया है, राम अवतार साहू ने, सीमा साहू ने। उसके अलावा इसमें कुछ अनडिस्क्लोज्ड, पैरा नंबर 3, अनडिस्क्लोज्ड नेम है, लाइक किसके नाम पे वो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, जो मेरे पैसे से ज़मीन खरीदी गई थी, वो भी इसमें एक्यूज्ड हो सकते हैं। और जो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किए हैं वो भी एक्यूज्ड हो सकते हैं, उनको भी मैं प्रूव करना चाहूँगा ड्यूरिंग द ट्रायल। तो अब मैं डायरेक्टली एविडेंस पे बात करना चाहूँगा मैम। पैरा नंबर 4,
daughter of accused number 1 Mamta Sahu, wife of complainant, admitted in her cross examination dated 2 January 2017 in her maintenance petition MJC number 329 by 2015. उसका रिवाइज्ड पिटिशन नंबर है 274 बाय 2016 क्योंकि कोड चेंज हुआ था. प्रेजेंटेड एज अनेक्शर P3 पेज नंबर 23 एट फैमिली कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़. शी हैज एडमिटेड दैट, मैम पेज नंबर 23, अनेक्शर P3 पेज नंबर 23. उक्त राशि से पैरा नंबर 26, उक्त राशि से 2 लाख रुपए का रायगढ़ में जमीन खरीदा है, इसीलिए नहीं लौटाया है. ये ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट का जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस है मैम. इससे क्लियर पता चलता है कि उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, गबन किए हैं. और गबन किए हैं तो ऐसे ही तो गबन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उसमें चीटिंग की हैं, वो पैसा मुझसे हासिल करने के लिए और पैसा को खाने के लिए. तो IPC 420 का भी क्राइम इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 के तहत प्रूफ होता है मैम. इसे फिर से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. एविडेंस नंबर नेक्स्ट पैरा नंबर 5, डॉटर ऑफ एक्यूज्ड नंबर 1 ममता साहू इज वाइफ ऑफ कंप्लेनेंट जयेंद्र साहू, मतलब वो मेरी वाइफ है. एंड शी हैड नो सोर्स ऑफ इनकम विच शी हैड एडमिटेड बिफोर द ऑनरेबल पुणे फैमिली कोर्ट, ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन हर रिस्पेक्टिव एफिडेविट. Accused number 1 has also admitted in his affidavit presented at Bilaspur Family Court that, मतलब यहाँ पे जो accused number 1 है उसने खुद कबूल किया है कि ममता साहू का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था 23 जनवरी 2011 से. एज प्रेजेंटेड इन पैरा नंबर 9 ऑफ अनेक्शर P4 पेज नंबर 5. अनेक्शर P4 पेज नंबर 5, पेज नंबर 25, सॉरी पेज नंबर 25. मैम यहाँ पे राम अवतार साहू ने CPC 18/4 का एफिडेविट प्रेजेंट किया था ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट में. उसमें क्लियर कट लिखा है मेरी पुत्री ममता साहू, मेरी पुत्री, पैरा नंबर 9 के लास्ट में लिखा है मैम, ये यहाँ पे मेरी पुत्री मतलब ममता साहू अपने पति मतलब कंप्लेनेंट मैं जय साहू के शर्त पर विवाह के पूर्व ही अपनी सर्विस छोड़ दी थी. तब से आज तक हाउसवाइफ के रूप में जीवन यापन कर रही है. बाय मिस्टेक वहाँ पे यापर लिखा हुआ है. और तब से आवेदिका क्रमांक 1 मेरी पुत्री ममता साहू का किसी भी प्रकार से आय का स्रोत नहीं है. ये खुद एक्यूज नंबर 1 राम अवतार साहू ने एडमिट किया है ये फैक्ट पेज नंबर 26 में मैम, ये पेज नंबर 26 में. उसके बाद और भी आगे लिखा है यह कि मेरी पुत्री आवेदिका का आय का कोई स्रोत नहीं है, पैरा नंबर 12. अब इससे ये क्लियर प्रूफ होता है मैम कि ममता साहू के अकाउंट में जब से मेरी शादी हुई जनवरी 2011 से दिसंबर 2014 तक, उस समय उसके अकाउंट में जो भी पैसे थे उसका एक्चुअल ओनर मैं था, कंप्लेनेंट जयेंद्र साहू. अनेक्शर P5 पेज नंबर 29 एंड 30, पैरा नंबर 9 एंड 12 में भी यही चीज़ लिखा है. पेज नंबर 29 एंड 30 खुद ममता साहू ने कबूल किया है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो हाउसवाइफ थी, मतलब उस पैसे का तो एक्चुअल ओनर मैं ही हुआ. अनेक्शर P5, अनेक्शर P5 पेज नंबर 25 एंड 26, यहाँ पे खुद एक्यूज नंबर 1 ने फिर से एफिडेविट दिया है और वहाँ पे कबूल किया है. तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 ये एडमिटेड फैक्ट है, और सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 ये जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है, और
admitted fact by accused number 1 राम अवतार साहू एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58, जिसका सर्टिफाइड कॉपी ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट ने दिया है, जिसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इससे क्लियरली प्रूव होता है कि वो मेरे पैसे का गबन किए हैं और मुझे धोखाधड़ी किए हैं। पैरा नंबर 6 में मैं पढ़ना चाहूँगा मैम, कंप्लेनेंट हैज ट्राइड ऑल द ऑप्शन टू गेट हिज मनी बैक, इवन सेंट द लीगल नोटिस। Annexure P2, पेज नंबर 16 to 20, पेज नंबर 16 to 20। Annexure P2, एडवोकेट शरद वी मालोदे ने ये लीगल नोटिस सेंड किया था, जिसमें पूरे ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन है और ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो उनको पहुंच गया था लीगल नोटिस। मैंने अनेक्शर P7 कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मेल भेजा था, अनेक्शर P6 कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मेल भेजा था, अनेक्शर P6 वाकड़ पुलिस को भी मेल भेजा था। योर ऑनर, अभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं CRPC 91 दे देता हूँ, बजाय कि इसमें डिले हो। वो राजकुमार केंद्रे साहब हैं PSI पुलिस, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैंने उनको ही दिया था और वो भी मुझे पहचान गए हैं क्योंकि मैंने वहां पे पूरे एविडेंस दिखाए थे मैम। सेक्शन पैरा नंबर 7, एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर एंड डिपॉजिट इन बोथ द एक्यूज्ड अकाउंट एज इन अनेक्शर P1, पेज नंबर 8 to 15 आर एविडेंस अंडर सेक्शन 65D। ओरिजिनल इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड कैन नॉट बी मूवेबल इन फिजिकल नेचर। However, the print copy presented by complainant of the Indian Evidence Act 1872. Para number 8, evidence, reply from accused of the legal notice as in annexure P8, page number 37 to 39, dated 23rd June 2017. In this reply, accused 1 Ram Avatar Sahu clearly admitted in पेज नंबर 38 ब्रीफ फैक्ट्स, पैरा नंबर I, पेज नंबर 38, ये वाला है मैम। ब्रीफ फैक्ट्स, उसमें एडमिट किया है दैट कंप्लेनेंट, मतलब मैं, ट्रांसफर्ड ₹4 लाख एंड ₹2 लाख वर रिटर्न बैक टू कंप्लेनेंट, ये लिखा है मैम। इट इज क्लियरली प्रूव्ड अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड नीड नॉट टू प्रूव अगेन, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट कर लिया। एक्यूज्ड 1 ऑल्सो स्टेटेड इन पेज नंबर 38 ब्रीफ फैक्ट्स, पैरा नंबर I, दैट दिस अमाउंट वॉज यूज टू परचेज लैंड ऑन द नेम ऑफ कंप्लेनेंट्स डॉटर सौम्या साहू, मेरी बेटी का नाम सौम्या साहू। It is noticeable that daughter's age was 1 year only during the transaction. Thus, prima facie, it indicates cheating by accused, as land registry is not possible, questionable for minor daughter. Accused has not mentioned in the reply that land registry document was handed over to complainant in actual, मतलब उसने कभी मुझे वापस किया है लैंड का डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री पेपर मुझे दिया है, ऐसा कहीं भी उसने एडमिट नहीं किया है। इसमें जो लैंड जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है मैम, मैं उसका भी नाम डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास अभी उसका एविडेंस नहीं है। उसका नाम है मिसेस शैला साहू, जो मेरी मदर इन लॉ है। ये मुझे डाउट है मैम। द अननोन पर्सन, आई मीन वही मेरी मदर इन लॉ, whose name the land is registered from the complainants Jayendra Sahu Mani, will be co-accused and will be disclosed by police investigation under section 156(3) of CRPC। अगर ऐसा होता तो वो डिस्क्लोज हो जाता है उनका नाम। एनीवे, मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उनसे ही एडमिट करा सकूँ। Accused 1 and Mamta Sahu. Mamta Sahu is another probable co-accused, demanding in the reply in annexure P8, page number 38 and 39, पैरा नंबर 2, रोमन में 2 लिखा है, सबसेक्शन A to H, टोटल ₹2,64,000
दैट वॉज इंटरनली ट्रांसफर्ड बाय कंप्लेनेंट हिमसेल्फ, मैंने खुद वो ट्रांसफर किए थे इन द ईयर 2012, इस डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन से 2 साल पहले। इट इज अगेन टू रिमाइंड दैट द ओनर ऑफ दिस मनी इज कंप्लेनेंट, नॉट हिज वाइफ, सिंस his wife has no source of income as admitted in annexure P4 पेज नंबर 25 एंड 26, पैरा नंबर 9 एंड 12, annexure P5 पेज नंबर 29 एंड 30, पैरा नंबर 9 एंड 12, खुद राम अवतार साहू ने एडमिट किया है मैम। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रांजैक्शन एंड रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस फ्रॉम एक्यूज्ड, this rupees 2,64,000 money does not relevant to both of the accused, सीमा साहू और राम अवतार साहू, ये उनका कोई मनी से लेना देना नहीं है। एंड दे कैन नॉट डिमांड दिस मनी फ्रॉम कंप्लेनेंट, यानी मैं, अगर वो डिमांड करते हैं तो वो एक्सटॉर्शन हुआ, ब्लैकमेलिंग हुआ, 383, 384 आईपीसी 506 ये हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में मैं प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करूँगा मैम। कंक्लूजन, based on the observation of the evidence, it is considerable under section 56, 58, 65D and 65A of the Indian Evidence Act 1872 accused one dishonestly misappropriated and usurped rupees 1.5 lakhs and accused two dishonestly misappropriated and usurped rupees 50,000 of complainant's money by cheating and dishonestly inducing delivery of property of land at Raigad, Chhattisgarh from complainant's money, मतलब मेरे पैसे का वहाँ ज़मीन खरीद के उसको हड़प लिए, गबन कर लिए, धोखाधड़ी किए। Despite sending legal notice for recovery of money by complainant, both accused neither returned money nor handed over any investment document of said land registry paper. तो मेरा प्रेयर है मैम, ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास द ऑर्डर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्यूज्ड कंसिडरिंग द एविडेंशियल फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड and facts admitted need not to be proved under section 56 and 58 respectively of the Indian Evidence Act 1872. Honorable court may be pleased to pass the order to summon, try and punish the accused person for committing the offence under section 406 and 420/34 of IPC. Honorable court may be pleased to pass the order to take the necessary step by converting this petition from CRPC 200 to CRPC 200 read with CRPC 156(3) to identify and disclose the unknown accused as mentioned in para number 3 of this written argument. Honorable मैम, मेरा प्रेयर ये है कि ऑनरेबल कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा इंक्वायरी करने में, जो अननोन एक्यूज हैं, उसके बजाय पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए CRPC 156(3) भी इसमें रीड विथ कर दीजिए। कैसे होता है इसके 156(3) मैंने नेट पे देखा था मैम, CRPC 200 में ऑनरेबल कोर्ट को CRPC 190 के तहत ये अथॉरिटी है, पावर है। अब कुछ तो फेसबुक वगैरह के विरुद्ध किसी ने केस किया था, वो नेट पे मैंने पढ़ा था। तो उसमें कौन सी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 200 के साथ 156(3) करो? वो पिटिशन ही फाइल हुआ था मैम, वो पिटिशन ही फाइल हुआ था। अलाउड किया था वो? जी अलाउड तो किया कौन सी था, कोर्ट ने किया था? वो याद नहीं है मैम, मैं नेट पे सर्च करके बता सकता हूँ। 200 और 156(3) एक साथ होता है क्या? पूरा पढ़ा करो ना थोड़ा, ओके पूरी प्रोविजंस पढ़ के आया करो ना। कहाँ से तो एक लाइन फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पढ़ के और यहाँ पे आके आर्ग्यूमेंट करते हो। ओके पूरी थरोली प्रोविजन पढ़ा करो और फिर आर्ग्यूमेंट किया करो। ओके मैम। सो आप चाहें तो प्रेयर नंबर 3 को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एंड प्रेयर नंबर 4, ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास द ऑर्डर टू पनिश द अबव नेम्ड एक्यूज्ड एंड गेट द मनी बैक टू कंप्लेनेंट विथ एक्चुअल वैल्यूएशन, अभी के करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। तो मुझे पता IPC में 406 में 420 में रिटर्न ऑफ मनी वर्ड यूज किया हुआ है क्या? पूरे लेजिस्लेचर में मुझे दिखा नहीं लिखा है। तो व्हाई यू आर सीकिंग दिस प्रेयर? ठीक है, फाइल सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। ठीक है, मैं सिविल सूट अलग से फाइल कर लूँगा मैम उसके लिए। व्हाई यू आर
begin, you tell me, you have any complaint before the Chinchwad police station? चिंचवड पुलिस स्टेशन का jurisdiction है करके मैं जानता ही नहीं था मैम। So, तो मैंने एक्चुअली कमिश्नर ऑफ पुलिस your application has been sent by here by two learned predecessors. It was basically before other two judges. It was sent to me as the jurisdiction was it. It was also not interested with me. In spite of that, you are wandering here and there. I have entertained your application. Though you have uses very bad and unparliamentary words against Honorable Supreme Court and High Court, I have considered your application. Now you are telling me that you have done this and you have done that. मैम ऑनरेबल कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सब इग्नोर करके प्योरली जस्टिस। Also, once I have warned you, so why you are doing this thing again and again? Why you are? मैं प्योरली जस्टिस Tell me चाहता why हूँ। you are compelling me to initiate action against you? मैं सॉरी बोलता हूँ मैम, I लेकिन communicated all this to my High Court and Supreme Court that one person is doing these things against you. Do you understand what is the consequences? Time and again I am telling you, stick to your case. श्योर मैम। एक तरह आप पैसे मांग रहे हो, दूसरी तरह उनको पनिश करो बोल रहे हो, तीसरी तरह बोल रहे हो 200 और 156 दिन एक साथ करो। कुछ भी सोशल मीडिया पे एक लाइन पढ़ के मत आया करो। जी मैम। मोटे वो सब सगल यूज किया ढंग से गिरफ्तारी किया। ये क्या है? ये क्या रिलेवेंस है इस केस से? ये साइटेशन है मैम, जिसमें साइटेशन है। साइटेशन का मतलब पता नहीं है मुझे क्या होता है। साइटेशन किसी भी कोर्ट के द्वारा रिलीज किया हुआ जजमेंट होता है या ऑर्डर होता है। किस कोर्ट के द्वारा? Whether my order can be a citation for other court? Yes ma'am. So basically go and search with the Oxford Dictionary what is the meaning of citation. Citation is the thing which is pronounced by the court which have a constitutional powers which were lying with the High Court and Supreme Court, not the lower courts. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही रेफरेंस दिया है ऑनरेबल। रेफरेंस नहीं भूल रही हूँ मैं। फैमिली कोर्ट पुणे का साइटेशन दूसरे कोर्ट के लिए साइटेशन नहीं बनता। इट इज जस्ट जजमेंट। ओके। उनके ऑब्जर्वेशन दूसरे कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होते। ओके। क्यों आधा बयान लेके आते और खाली पीली मेरा दिमाग खराब कर दे तुम? और दूसरा कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक क्यों दिया ये? क्योंकि उसमें फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग था जो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा ऐसा है। आपको क्या बताइए किसके लिए होता है? वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द जज, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू जज। ये मेरे लिए है मैम कि अगर मैं फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट करूंगा या फेयर क्रिटिसाइज करूंगा तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये नहीं मैम, नहीं मैम, ठीक है। और ये तीसरा है, ये परसों का जजमेंट पढ़ा पूरा आपने सुप्रीम साहब का? ये निकाल के लाया आपने जी, का जजमेंट है ये प्री बेंच का, पढ़ा आपने पूरा? जी। हाँ, क्या लिखा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जजमेंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पेपर। वो जजमेंट मैंने डाउनलोड नहीं किया है मैम। तो रीड द एंटायर जजमेंट वेरी ऑनरेबल चंद्रशेखर सर ने इट इज वेरी क्लियर दैट व्हेन द इशू इज रिगार्डिंग द सोशल इशू, constitutional issue, those can be only live, not the personal cases of the particular party. ठीक है। पढ़ो ना जजमेंट, क्यों आते हो ऐसे एक एक पेज लेके? जब चलो पढ़ देना है जब रहेंगे तो ये नहीं इधर साइन करो, इधर एक साइन करो नीचे, इधर और बीच में लिख दो। इसमें जरूरत है क्या? हाँ? इसमें साइन करने की जरूरत है क्या? नहीं वो आपके पास रहने दो। तो जजमेंट पढ़ो पूरा। इधर साइन करो, इधर साइन करो। सर पेन इसमें क्लियरली लिख दूं सर कि पैरा नंबर ये से ये नॉट प्रेस्ड, पैरा नंबर 1 and 2 इज आर नॉट प्रेस्ड, ये लिख दूं सर? हाँ लिख दो, सभी पेज पे लिख दो जितने वो किया हो। साइन करके डेट डालो, नाम भी डालो आपका। November पैरा नंबर 1 2 पार्की मैडम ये सर मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन भी कर दिया।
ठीक है। पूरे सीआर आरटीसी में कहा था रिकवरी ऑफ मनी का वर्ड नहीं यूज किया और तुम पैसे मांगने लगे वापस है और प्रोविजन लास्ट सब प्रेयर नंबर 3-4 डिलीट कर दीजिए जी। प्रेयर ऑफ प्रेयर नंबर 3 and 4 एकदम करेक्ट इंतकाल बेटा तेल ड्रावर ये सर प्रेयर नंबर 3 and 4 are not pressed. प्रेयर नंबर 2 3 4 आर Prayer number 3 and 4 are not pressed. ओके ओके नाम लिखिए संत सर ये नाम भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया। ओके नेक्स्ट डेट कब है मैम? 29 नवंबर इतना लंबा? वीडियो लिंक से 15 दिन ओके सर ये पेन 29 नवंबर ओके 29 हाँ थैंक यू।